नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए यशवंतराव केलकर जी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुशल संगठनकर्ता, असंख्य कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत यशवंतराव जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। राष्ट्र सेवा एवं संगठन को समर्पित आपका जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्तंभ है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं को दो टूक जवाब दिया है। हरीश रावत का कहना है कि हम इस बात की खुशी है कि जो बात कांग्रेस बीते 4 से 5 महीनों से कह रही है, अब भाजपा के नेता भी वही बात कह रहे हैं। उन्होंने लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत की सोशल मीडिया पोस्ट को आधार बनाते हुए कटाक्ष किया। बीजेपी के एक विधायक जो महंत भी हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो हमको इस बात की खुशी है कि जो बात आज से 4 महीने 5 महीने पहले हम कह रहे थे, अब जो है वो बात भाजपाई भी कहने लग गए हैं। और एक विधायक जो महंत भी हैं, उन्होंने कहा है गंगा होगी मैली, पापियों का पाप धोते धोते करके। तो ये आम भाजपाई की व्यथा है। आज के दिन जो आम भाजपाई है, वो आम भाजपाई ये दूसरे तीसरे चरण के जो मतदान है, उनमें जो है स्वयं इन पापियों से भरी हुई भाजपा को दंडित करेगा, कहेगा जब तक सुधरती नहीं, गंगा साफ नहीं होती है, तब तक जो है हम तटस्थ हैं। उत्तराखंड में पिछले दिनों 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव प्रथम चरण में संपन्न हो चुका है। अब कांग्रेस की ओर से बनाए गए मैनिफेस्टो पर भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कांग्रेस मैनिफेस्टो पर कटाक्ष किया है। कोठारी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को धोखा बताते हुए कहा कि जितने साल कांग्रेस ने देश पर राज किया, उसने साबित कर दिया कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जो सवाल उठाए हैं, वो देश के लोकतंत्र के लिए जो कांग्रेस की मंशा है वो बहुत ही खतरनाक है। मैंने भी कांग्रेस के नेताओं के बयान सुने हैं, राहुल जी का बयान सुना है, सैम पित्रोदा जी का बयान सुना है, अन्य नेताओं के बयान भी सुने हैं। उनके घोषणा पत्र में जो बातें सामने आई हैं, वो इस देश को विभाजन करने के लिए हैं, इस देश को कमज़ोर करने के लिए हैं और समाज के एक वर्ग विशेष को लुभाने के लिए है। और जैसा कांग्रेस का नेचर रहा है, कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किया, सबको एक समान व्यवहार करते हुए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर पार्टी पर सवाल उठाए। मदन कौशिक ने सवाल उठाते हुए कहा, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आर्थिक सर्वेक्षण की बात कही है। क्या कांग्रेस देश की जनता की संपत्ति का बंटवारा करना चाहती है? इसके साथ मदन कौशिक ने कांग्रेस पर गैर हिंदुओं के तुष्टीकरण की राजनीति का भी आरोप मढ़ा। कहा कि हम आर्थिक रूप से सर्वेक्षण कराएंगे। अब सर्वेक्षण कराने के बाद आपने जैसा 60 के दशक में भी इस प्रकार का एक कानून बना के लाए थे, उसमें आपने कहा जिसके पास जितने पैसे 18% बैंक में जमा करो। आज आपने कहा कि हम गांव, शहर, घर, किसी भी व्यक्तिगत, यानी आप कितना किसके पास, आप बहन को 4 तोले सोना शादी में सब देते हैं, 10 तोले देते हैं। आप क्या करेंगे फिर? आप ये देश के सामने आपको बताना पड़ेगा कि आपकी नजर उनके उस मंगलसूत्र पर भी है क्या जो घर वाले चढ़ाते हैं? क्या आपकी नजर उसके उस गोल्ड पर भी है क्या? आप किसको समानता में लाना चाहते हैं? आपकी नीतियां हमेशा रही हैं कि वो
कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक यानी तुष्टीकरण आपका हमेशा एजेंडा रहा है। हाँ, हम अपने मैनिफेस्टो की खूबियां, और हम अगर कोई राजनीतिक दल देश में इस प्रकार की असमानता, देश के अंदर इस प्रकार के वातावरण के अनुसार अपना एजेंडा लाता है, तो उसके बारे में भी जनता को बताने का काम करेंगे। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान पूरे हो चुके हैं। राजधानी देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में बनाए गए मतगणना स्थल का कांग्रेस नेताओं ने निरीक्षण कर जायजा लिया, और इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका एवं सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून से मतगणना से संबंधित जानकारी साझा करने और अपेक्षा की है कि लोकतंत्र की पारदर्शिता, शुचिता और निष्पक्षता के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि व्यवस्था पर भरोसा बरकरार रहे। ये कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सतर्क है, मुस्तैद है, और हमने पहले भी कहा कि निश्चित तौर पर हम समय समय पर ये तो बात कहते ही हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी अपने छल कपट से बाज नहीं आती, लेकिन हमारा फर्ज भी, हमारे कार्यकर्ताओं का फर्ज भी बनता है कि हम लोग पूरी तरीके से सतर्क रहें और मुस्तैद रहें। उसी के चलते आज हम प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेतागण और हमारे कुछ स्थानीय नेतागण, हम लोग सब जो है इसका निरीक्षण करने गए थे। स्ट्रांग रूम का महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम रायपुर में स्थित है, और टिहरी लोकसभा क्षेत्र का जो स्ट्रांग रूम है वो वहां बनाया गया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गई हैं। आगामी 10 मई को कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज हो जाएगा। तो वहीं बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार और बद्री केदार समिति की ओर से तैयारियां लगातार जारी हैं। इसके साथ यात्रियों को यात्री मार्ग में किसी प्रकार की परेशानी न आए, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। हम लगातार इस बात को महसूस कर रहे थे कि इस वर्ष भी जो चारधाम यात्रा है उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में पहुंचेंगे, और हमारे अनुमानों के अनुरूप इस वर्ष अभी जो पर्यटन विभाग द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण किया गया है उसमें रिकॉर्ड तौर तरीके से श्रद्धालुओं ने पंजीकरण किया है। और इन सारे बातों के दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार के स्तर से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से अपनी जो भी तैयारियां हैं वो उनको अंतिम रूप दे दिया गया है। और पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी सचिवालय में शासन स्तर पर जो विभिन्न विभाग है, एजेंसियां, उनके उच्च अधिकारियों की बैठक ली गई थी। उसमें विभागवार जो विभागों की तैयारियां थी उनकी विस्तृत रूप से उनके द्वारा समीक्षा की गई थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी निरंतर मॉनिटरिंग चारधाम यात्रा की जा रही है। और हमें उम्मीद है कि इस वर्ष भी हमारी जो चारधाम यात्रा है वो सुगम और सरल तरीके से संपन्न होगी। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड परिवहन अपनी तैयारियां कर रहा है, जिसे लेकर राजधानी देहरादून के परिवहन भवन में परिवहन सचिव अरविंद सिंह हंकी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बात को लेकर उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि बैठक ग्रीन कार्ड बनाना और ट्रिप कार्ड जारी करने को लेकर इसमें चर्चा की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच शटल सेवा चलती है, जिसमें हो रही समस्याओं के निदान को लेकर भी मीटिंग में चर्चा हुई। तो आपको बता दें कि चारधाम यात्रा का आगाज प्रारंभ अगले महीने से होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो प्रशासन है, समिति है मंदिर की या फिर सरकार के साथ परिवहन विभाग, तमाम विभाग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को, भक्तों को किसी तरह की परेशानी झेलनी ना पड़े। अगले महीने से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी और इसके मद्देनजर परिवहन विभाग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ज्यादा से ज्यादा यात्री सुगम दर्शन कर पाएं, अपने गंतव्यों तक पहुंच पाएं, इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं प्रशासन द्वारा। और आपको बता दें कि युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, चूंकि समय अब ज्यादा बचा नहीं है। अगले महीने से चारधाम की यात्रा शुरू होगी, जिसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है परिवहन विभाग की ओर से, जिसमें सभी चीजों को लेकर विचार विमर्श किया गया। चारधाम में जो हर वर्ष यात्रा में हम लोग जो मुद्दे होते हैं हमारे सामने, वही मुद्दे थे। ग्रीन कार्ड कैसे बनना है, ट्रिप कार्ड किस प्रकार से जारी करना है,
जो गाड़ियां जाती हैं उनको चेक करने के लिए चेक पोस्टों पे जो रोकने में समय लगता है, उससे कभी कभी जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उससे कैसे निपटा जाए, कैसे ऑटोमेशन और अच्छा कर दिया जाए कि गाड़ी चलती जाए और हम लोग उनको चेक कर लें अपने लैपटॉप के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से कि हाँ इसके कागज सही हैं, इसमें ट्रिप कार्ड जारी हुआ है, ग्रीन कार्ड बना हुआ है, सब कुछ दुरुस्त है, तो उनको रोकने की जरूरत न पड़े। इस तरह के मुद्दे थे। एक आध मुद्दे ये भी थे कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में एक शटल सेवा चलती है, उसमें कुछ समस्याएं पिछले वर्षों में रही हैं, तो उनकी समस्याओं के निदान के बारे में भी। तो सुना आपने किस तरह से तैयारियां प्रशासन द्वारा की जा रही हैं केदारनाथ के साथ चारों धाम की यात्रा को लेकर। उत्तराखंड परिवहन विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। यात्रा को लेकर परिवहन सचिव ने बैठक की है और अगले महीने से चार धाम यात्रा शुरू होगी। आपको बता दें कि काफी बड़ी संख्या में साल दर साल श्रद्धालु बढ़ते ही जा रहे हैं चार धाम यात्रा करने वाले। अब ऐसे में जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो प्रबंधन के लिए भी एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं रहती है, एक बड़ी परीक्षा रहती है कि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी ना उठानी पड़े और आसानी से उसके दर्शन हो पाए, यात्रा सुगम रहे। इसी के मद्देनजर सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं जो चार धाम यात्रा से संबंधित हैं। अगले महीने से यात्रा का आगाज होगा, लेकिन उससे पहले ही आपको बता दें कि कई महीनों पहले से ही चार धाम यात्रा की तैयारियों में प्रशासन जुट जाता है और ये तैयारियां निरंतर जारी रहती हैं। साल दर साल और किस तरह से यात्रा को बेहतर बनाया जा सके आने जाने की दृष्टि से, उसका कहीं ना कहीं प्रबंध हर साल किया जाता है और इसको लेकर ही परिवहन विभाग भी अपनी तैयारियां कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में बसों को चलाने की बात कही जा रही है, चाहे और भी बहुत सारी बातें यहां पर कही गई हैं, चाहे ग्रीन कार्ड की बात हो या फिर अलग से शटल सेवा को और किस तरह विस्तार दिया जाए, इसको लेकर भी तैयारियां प्रबंधन द्वारा की जा रही हैं। अगले महीने से चार धाम की यात्रा शुरू होगी। तो चार धाम यात्रा को लेकर आपको बता दें इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी, ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड समेत अन्य कई जरूरी चीजों को लेकर परिवहन विभाग अपनी तैयारियां कर रहा है। परिवहन सचिव ने दरअसल महत्वपूर्ण बैठक की है इस पूरे मामले को लेकर। बाइट द्वारा चला दो, बाइट। चार धाम में जो हर वर्ष यात्रा में हम लोग जो मुद्दे होते हैं हमारे सामने, वही मुद्दे थे। ग्रीन कार्ड कैसे बनना है, ट्रिप कार्ड किस प्रकार से जारी करना है, जो गाड़ियां जाती हैं उनको चेक करने के लिए चेक पोस्टों पे जो रोकने में समय लगता है, उससे कभी कभी जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उससे कैसे निपटा जाए, कैसे ऑटोमेशन और अच्छा कर दिया जाए कि गाड़ी चलती जाए और हम लोग उनको चेक कर लें अपने लैपटॉप के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से कि हाँ इसके कागज सही हैं, इसमें ट्रिप कार्ड जारी हुआ है, ग्रीन कार्ड बना हुआ है, सब कुछ दुरुस्त है, तो उनको रोकने की जरूरत न पड़े। इस तरह के मुद्दे थे। एक आध मुद्दे ये भी थे कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में एक शटल सेवा चलती है, उसमें कुछ समस्याएं पिछले वर्षों में रही हैं, तो उनकी समस्याओं के निदान के बारे में भी। उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है और चटक धूप देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ जगहों पर आंशिक बादल भी मंडरा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा। आपको बता दें कि देहरादून और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, जिससे तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में आंशिक बादल छाने का अनुमान है। हनुमान जन्मोत्सव के बाद भी देहरादून में जश्न का माहौल नहीं थम रहा है। आपको बता दें कि 23 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया, लेकिन उसके बाद भी देहरादून में आज भी विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में प्रभु श्री राम, बजरंगबली, शिव शंकर की झांकियां देखने को मिली, तो वहीं माता काली का नृत्य और भगवान की झलकियां देखने को मिली।
नैनीताल के बजून में कुमाऊं कमिश्नर को ग्रामीणों ने शिकायत कर बताया कि घेंगारी तोक में एक रेस्टोरेंट का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर पेड़ और पहाड़ काटकर इस सामग्री से रिजॉर्ट का तैयार किया जा रहा है। शिकायत पर कमिश्नर दीपक रावत ने क्षेत्र का निरीक्षण किया है, जिसमें पता चला कि रेस्टोरेंट के लिए बड़े पैमाने पर चीड़ और बांज के पेड़ काटे गए हैं। बता दें कि रेस्टोरेंट में हिरण के अवशेष, आरा मशीन, पत्थर, बजरी और काटे गए पेड़ों के गिल्ट भी पाए गए, जिसको लेकर दीपक रावत ने एसडीएम को खनन की खरीद की जांच करने के निर्देश दिए। वासी आज मेरे पास आए थे, उनका कहना था कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक रिसोर्ट है जो बजून के एक तोक में बन रहा है, इसका नाम घेंगारी तोक है, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बन रही है जो कि बड़े पैमाने पे पेड़ काट रही है और उन्हीं पेड़ के काटने से रिसोर्ट का निर्माण कर रही है। सेकेंडली उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो रास्ता सड़क से आता है वो नहीं था, बहुत मामूली सी एक पगडंडी थी, उसको इन्होंने सुनियोजित तरीके से धीरे धीरे उसको चौड़ा किया, उस पर पुस्ते लगाए ताकि यहाँ पे भविष्य में गाड़ी आ सके। थर्डली अंदर जितने भी पत्थर लगे हैं, जितनी भी बजरी है, ये सब भी जंगल से ही चोरी किया गया है। इन सब बातों की आज मौके पे पुष्टि हुई है। अंदर ही बहुत बड़ी खान है जहाँ से बजरी लाई जा रही है, पेड़ अंदर ही काटे जा रहे हैं, बड़ी आरा मशीन जिसकी कोई अनुमति नहीं है उससे पेड़ों का चिरान होकर उससे ही होटल का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ एक यहाँ पे हिरण के भी अवशेष मिले हैं। देहरादून में नगर निगम ने संपत्ति कर न जमा करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ा एक्शन किया है, जिसमें आईटी पार्क स्थित 21 कंपनियों को कर भुगतान के नोटिस भेजे गए हैं। आपको बता दें कि इन कंपनियों पर करीब 7 करोड़ रुपए का कर बकाया है, जिसको लेकर कर अधीक्षक नगर निगम पूनम रावत ने बताया 21 कंपनियों को नोटिस भेजे गए हैं और नगर आयुक्त के आदेशों के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ से पिछली बार भी उनको डिमांड नोटिस गया था 21 कंपनियों को, सिडको की जो भी कंपनियां हैं, लेकिन उनका कहना था कि वो लोग सिडको को मेंटेनेंस चार्ज देते हैं, नगर निगम को टैक्स नहीं दे पा रहे हैं वो लोग। उसमें हम लोग ने पिछली बार भी उनको डिमांड नोटिस भेजे थे, इस बार भी हम लोग उनको बिल भेज चुके हैं। करीब 8 से 9 करोड़ रुपए उनके ऊपर बकाया चल रहा है अभी तक। तो जैसे भी इस बार हमारे द्वारा उनको बिल भेजे गए हैं, जैसे भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, नगर आयुक्त महोदय द्वारा जो भी आदेश हमें दिए जाएंगे उस तरह की हमें कार्रवाई की जाएगी।